दोस्तों नमस्कार। गांधी जी के लिए स्वराज का मतलब था अंतिम व्यक्ति के आंसुओं को पोंछना। यह उद्धरण मैं आज आपके सामने क्यों प्रस्तुत कर रहा हूं? दरअसल राहुल गांधी ने आज हरियाणा में 2 रैलियों को संबोधित किया, असंध और बरवाला में। इन दोनों रैलियों में हजारों की तादाद में लोग पहुंचे हुए थे राहुल गांधी को देखने के लिए, सुनने के लिए। और राहुल गांधी ने आंसुओं की बात की, उन आंसुओं की कि जिसको याद करते हुए खुद राहुल गांधी की आंखों में आंसू थे। वो बार बार देव का जिक्र कर रहे थे, उस देव का जो 8-9 साल का बच्चा है, जो अपने पिता से बिछुड़ गया है, जिसका पिता गया है अमेरिका में नौकरी करने के लिए, और उसे बार बार डर लगता है कि उसके पिता कभी लौट करके आएंगे कि नहीं आएंगे। वो पिता वीडियो कॉल पर बात भी करता है, लेकिन वो बच्चा बार बार रोता है। राहुल गांधी ने अपने उस वीडियो का जिक्र किया आज। उन्होंने कहा कि जब मैं अमेरिका गया था तो उस अमित मान से मिला, उसके तमाम साथियों से मिला, बात की। एक बड़े से कमरे में 20 से 25 लोग सोते हैं। मैंने उन नौजवानों से पूछा कि आप लोग देश के बाहर इतनी दूर कैसे आए, यहां क्यों नौकरी करने के लिए आए? उन तमाम नौजवानों ने अपने दर्द को बयां किया। और वो दर्द क्या था कि अमेरिका में वो खुशी खुशी नहीं आए, और ना ही वैध ढंग से आए हैं, बल्कि लाखों रुपए खर्च करके, अपने खेत को बेच करके, जमीन को बेच करके, कर्जा लेकर के वो अमेरिका के लिए निकलते हैं। दक्षिण अमेरिका होते हुए, पनामा के जंगलों से होते हुए, नदियों को पार करते हुए, पहाड़ों को पार करते हुए, माफिया लोगों से लुटते और पिटते हुए वो अमेरिका में दाखिल होते हैं। रोजगार के लिए, रोटी के लिए, परिवार का पेट पालने के लिए, बूढ़े बुजुर्ग मां बाप के बुढ़ापे का सहारा बनने के लिए, उन बच्चों की अच्छी पढ़ाई लिखाई हो जाए, उनकी परवरिश हो जाए, इसलिए वो 10 साल के लिए अमेरिका में है। लेकिन कैसे वो दिलासा दें अपने उस बच्चे को, उस देव को कैसे कहें कि वो लौट करके आएंगे? उस अमित ने राहुल गांधी से कहा था कि मेरे घर चले जाना, मेरे बच्चे को कहना कि मैं आऊंगा, जल्दी आऊंगा। राहुल गांधी जब भोर में 4 बजे करनाल पहुंचते हैं, अमित के गांव पहुंचते हैं, तो वहां पर उस पूरे परिवार से मिलते हैं। वो बच्चा, वो देव बार बार राहुल गांधी से कह रहा था कि मेरे पापा ठीक हैं, कब आएंगे? राहुल गांधी ने उस वादे के अनुसार वीडियो कॉल पर बात भी कराई। देव है कि रो रहा था, लेकिन वो अमित, वो पिता चुपचाप था। उसके आंखों के आंसू सूख रहे थे, क्योंकि वो तो रो भी नहीं सकता, वो अपने बच्चे के सामने नहीं रो सकता। और वो ये कह रहा था कि मैं जल्दी लौट करके आऊंगा, लेकिन बार बार वो देव राहुल गांधी से पूछ रहा था कब आएंगे। ये जो दर्द है, जो बिछोह का दर्द है, इस वेदना को राहुल गांधी के अलावा कोई नहीं महसूस कर सकता राजनीति में। और वो नरेंद्र मोदी तो कतई नहीं, वो अमित शाह तो कतई नहीं, जिन्हें आंसुओं पर आनंद आता है, जो पर पीड़ा में आनंद लेते हैं। याद कीजिए उस नोटबंदी को। नोटबंदी के समय सैकड़ों लोगों की शादियां टूट गई थीं, लोग दुखी थे, और मोदी जी अपनी तारीफ करते हुए कह रहे थे कि लोगों की शादियां टूट गई, मजा आया। क्यों मजा आ रहा था? इसलिए मजा आ रहा था क्योंकि आपको लोगों को तकलीफ देने में मजा आता है, आपको उनके दुखों से आनंद आता है। और इस देश में अगर कोई आज उन आंसुओं को पोंछने की ख्वाहिश रखता है, अगर कोई उस देव के आंखों से आंसुओं को पोंछ करके उसके होठों पर हंसी लाने की ख्वाहिश रखता है, तो उसका नाम राहुल गांधी है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि एक अच्छी राजनीति आज जो राहुल गांधी के जरिए इस देश में हो रही है,
आज के 3 साल पहले, 4 साल पहले जब हम राजनीति को याद करते थे तो चिढ़ होती थी, कुड़न होती थी, घृणा हो गई थी उस राजनीति के, जिस राजनीति में सिर्फ हिंसा, नफरत, जिस राजनीति में लाशों के जरिए सत्ता हासिल की जा रही थी, जिस राजनीति में लिंचिंग पर जश्न मनाया जा रहा था, बलात्कारियों का स्वागत हो रहा था, हिंसा करने वालों का सत्कार हो रहा था, मालाएं पहनाई जा रही थी, उस राजनीति से घिन आने लगी थी और यह लगने लगा था कि आखिर इस देश को हो क्या गया है। 90 साल की लंबी कुर्बानियों के बाद, लंबे संघर्ष के बाद इस देश को आजादी मिलती है। क्या इसी दिन के लिए, इसी सत्ता के लिए क्या इस देश में गांधी, नेहरू, अंबेडकर, भगत सिंह ने अपने संघर्ष किया था? भगत सिंह ने क्या इसी देश के लिए कुर्बानी दी थी? यह बार बार याद आता था, लेकिन राहुल गांधी ने उस सच को स्वीकार किया कि एक ऐसी बुरी राजनीति का, नफरत की राजनीति का, हिंसा की राजनीति का सामना करना पड़ेगा और नफरत के जगह पर उस प्रेम और सौहार्द से इस देश के भरोसे को जीतना पड़ेगा। लौटानी होगी लोगों के चेहरे पर खुशी, उम्मीदें, आशाएं, निराशा के उन बादलों को खत्म करना होगा। और राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए, लगातार लोगों से मिलने के जरिए, चाहे वो किसान हो या नौजवान, उनके भीतर जो उम्मीदें पैदा की, जो कमिटमेंट किया, किसानों को गले लगाते हुए, नौजवानों के भीतर हौसला भरते हुए, दलितों को सामाजिक न्याय का संकल्प देते हुए, संविधान को कोई खत्म नहीं कर पाएगा ये वादा करते हुए, 56 इंची छाती के सामने अपने संकल्प को खड़ा करके संघर्ष करने वाला व्यक्ति राहुल गांधी ने जिस तरीके से इस देश में एक नई राजनीति को खड़ा किया है, एक नया राजनीतिक प्रतिमान गढ़ा है, वो उम्मीदों को नई रोशनी देता है। और मैं कई बार कहता हूं कि इस राजनीति में एक नए सूरज का उदय हुआ है। आप ये कह सकते हैं कि मैं अतिशयोक्ति कर रहा हूं, हिंदी का विद्यार्थी हूं, हो सकता है कि ये अतिशयोक्ति हो, लेकिन ये उम्मीदों का जो सूरज है, जो नरेंद्र मोदी कहते थे कि एक अकेला सब पर भारी, एक 56 इंची सीना, वो पूरे सामंतवाद को लेकर के इस देश के लोगों की आकांक्षाओं, अपेक्षाओं को कुचल करके जो सत्ता का पूरा तांडव पैदा करना चाहते थे, जिनको लगता था कि केवल डर के जरिए ही हम सत्ता पर हमेशा काबिज रहेंगे, डंके की चोट पर यह कहा जा रहा था कि 50 साल तक हम राज करेंगे। गोया ये लोकतंत्र नहीं, ये राजतंत्र है। लेकिन इस देश के लोगों को भी सैल्यूट करना होगा कि जिन्होंने दिखा दिया कि वो इस राजनीति को, इस नफरत और हिंसा की राजनीति को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बस उनके लिए कोई खड़ा हो जाए, जिसके भीतर कोई डर ना हो, जिसके भीतर सत्ता का लालच ना हो। और ये किरदार भारत जोड़ो यात्रा के जरिए निकल करके सामने आता है। राहुल गांधी पहले भी ऐसे थे, लेकिन राहुल गांधी की जिस छवि को बनाया गया था, हजारों करोड़ रुपए खर्च करके, वो आज रैली में राहुल गांधी ने इस बात को कहा कि मेरी छवि को खराब करने के लिए हजारों करोड़ रुपया खर्च किया गया। यही रुपया अगर देश के लोगों की भलाई के लिए खर्च किया जाता तो शायद इस देश में उन्नति होती, रोजगार मिलता। लेकिन इस देश के चंद लोगों के लिए नरेंद्र मोदी ने सब कुछ बेच दिया साहेब, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो रेलवे स्टेशन, चाहे बिजली का स्टेशन हो या कोयले की खदानें, सबकी सब अंबानी और अडानियों के हाथों में कर दी गई। और इधर रोजगार के नाम पर नौजवानों को सिर्फ झंडे पकड़ा दिए गए, डंडे दे दिए गए, हिंसा और नफरत उनके मन में बिठा दी गई और छोड़ दिया गया उनको धर्म की अफीम चटा करके। लेकिन वो नौजवान कब तक उसमें बेहोश रहते? जब होश आया तो उन्हें लगा कि पूरा घर परिवार बर्बाद होने जा रहा है। इस देश में तो नफरत फैला करके, केरोसिन डाल करके बस एक माचिस की तीली जलाने की जरूरत थी। यह देश तो खड़ा हो गया था उस हिंसा की तरफ, लेकिन उस पूरी हिंसा और नफरत को अपने
पैरों के बूटों तले कुचलने वाला वो राहुल गांधी एक जननायक और एक योद्धा बन करके, सामाजिक न्याय का योद्धा बन करके जब वो निकलता है तो इस देश का सूरत भी बदलती है और सीरत भी बदलती है, क्योंकि लोकतंत्र में लोगों का विश्वास ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जो लोग नोटबंदी में टूट गए थे, उनके घरों से पैसा निकल गया था। जो लोग जीएसटी की मार झेल रहे थे, छोटे मध्यम व्यापारी, और राहुल गांधी ने आज इस बात को रेखांकित किया कि ये क्यों हुआ। ये अचानक नहीं हुआ, या ना अचानक 8 बजे नरेंद्र मोदी को सपना आया कि आज तो नोटबंदी कर देनी है, जीएसटी लगा देना है। ये दरअसल सोची समझी पूरी रणनीति थी, ताकि इस देश की सारी संपत्ति, सारा कारोबार कुछ हाथों में चला जाए। अंबानी और अडानी साहब की तो बात ही अलग है। नौजवानों को क्या मिल रहा था? वो ड्रग्स आ रहा था अडानी के पोर्ट पर। जिस धर्म के नशे की मैं बात कर रहा था, वो सिर्फ धर्म का नशा नहीं, वो ड्रग्स जो सैकड़ों केजी ड्रग्स आया है, वो गया कहां? और जो पकड़ा गया वो सैकड़ों केजी था, जो नहीं पकड़ा गया वो कहां गया, कहां खप गया? वो पंजाब जो ड्रग्स के नशे से बर्बाद हो गया, क्या हरियाणा को भी उसी तरफ झोंका जा रहा है? क्या उत्तर प्रदेश और मणिपुर को भी उसी तरफ झोंका जा रहा है? ये ड्रग्स आखिर जा कहां रहा है? और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि जिस पोर्ट पर, जिस अडानी के पोर्ट पर वो ड्रग्स पकड़ा गया, लोग क्यों नहीं पकड़े गए? आखिर ये ड्रग मंगवा कौन रहा था? ड्रग का कारोबार कर कौन रहा था? और ड्रग ये कहां जा रहा था? इसकी कोई जांच पड़ताल नहीं हुई। लेकिन राहुल गांधी का असली जो कंसर्न था, जो चिंता थी, बार बार वो उस देव को याद कर रहे थे कि वो बच्चा जिसकी आंखों में आंसू है और दिल में बेकरारी है, जो बार बार अपने पिता के उस वीडियो पर जाकर के बार बार कहता है आने के लिए, और वो पिता मजबूर है 10 साल के लिए, आ नहीं सकता। बूढ़े माँ बाप भले ही गुजर जाएं, वो पत्नी राह देखती रहे, लेकिन वो नौजवान नहीं आ सकते। उन नौजवानों से राहुल गांधी ने पूछा कि तुमने हरियाणा में रोजगार क्यों नहीं किया? वो कहते हैं कि मैं 40-50 लाख रुपए लगा करके भी रोजगार नहीं कर सकता था, क्योंकि ऐसे हालात नहीं थे, इसलिए मजबूर होकर के यहां आया। इस बेरोजगारी के दंश को राहुल गांधी ने आज जो उन दोनों रैलियों में बयां किया है, उससे हरियाणा के चुनाव का पूरा माहौल बदल गया है। और राहुल गांधी यहीं नहीं रुकते। राहुल गांधी के लिए चुनाव की रैली महत्वपूर्ण होती है, लेकिन लगातार उस विचार पर वो अडिग रहते हैं। उन्होंने कहा कि इस देश के कारोबार को, धन संपदा को अडानी और अंबानी को दे दिया गया, तो इस देश की तमाम संस्थाओं को आरएसएस के हाथों में दे दिया गया। चुनाव आयोग से लेकर के और इंटेलिजेंस तक तमाम और बड़ी संस्थाओं में सारे आरएसएस के लोग बैठे हुए हैं, कब्जा है उनका, और देश के 90% लोगों के पास कुछ नहीं है। वो किसान संघर्ष करना चाहता है। 13 महीने तक दिल्ली की सरहदों पर वो किसान बैठा रहता है, 750 किसान शहीद हो जाते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी की आंखों में आंसू नहीं, चेहरे पर, मस्तिष्क पर कोई शिकन नहीं आती। राहुल गांधी ने कहा कि ये किसान जा नहीं सकता कहीं, भले ही वो आत्महत्या कर ले, वो किसान मजबूर है, उसके पास एमएसपी नहीं, उसका कारोबार नहीं बढ़ रहा, उसको पैसा नहीं मिल रहा है। राहुल गांधी ने वो वादा भी किया कि कांग्रेस की सरकार आएगी, एमएसपी मिलेगी, लेकिन ये क्यों नहीं हो रहा है? ये पैसा दिया क्यों नहीं जा रहा है? नौजवानों को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि अंबानी और अडानी के जरिए इस देश के रोजगार को चाइना ले जाया जा रहा है। राहुल गांधी ने एक बड़ा आरोप लगाया कि जरा भारत के उन चंद कारोबारियों के रिश्तों को जरा खंगालिए, देखिए कि चाइनीज कंपनियों के साथ रिश्ते किसके हैं और माल कहां से बन के आता है। चाइना की कंपनियों को ऑर्डर जाता है, वहां पर माल बनता है और लेवल यहां अडानी का लगता है, चाहे वो ड्रोन आ रहा हो या मोबाइल आ रहा हो। राहुल गांधी ने कहा कि आप सड़क पर चल रहे होते हैं, पैसा अडानी के पॉकेट में जा रहा होता है। आप मोबाइल देख रहे होते हैं, पैसा
अंबानी के पॉकेट में जा रहा होता है, आपको कुछ मिल नहीं रहा होता है। ये नौजवानों के हालात कर दिए, उनको बेरोजगारी में धकेल दिया। इस देश की अगर तरक्की करनी है, इस देश को अगर खड़ा करना है, तो नौजवानों को रोजगार देना होगा, किसानों को एमएसपी देनी होगी और इस देश के दलितों पिछड़ों के साथ सामाजिक न्याय करना होगा। राहुल गांधी ने आज कास्ट सेंसस की बात को फिर से दोहराया। उन्होंने कहा कि हम ये देखना चाहते हैं, ये देश जानना चाहता है कि किस समाज के पास, किस जाति के पास, किस समुदाय के पास कितने संसाधन है, किसके पास कितना माल पानी है और कौन उस पूरी प्रक्रिया से बाहर है। इस देश के 90% लोग अगर देश की डेवलपमेंट के उस पूरे प्रोसेस से बाहर है, तो फिर इस देश में असंतुलित विकास होगा। और राहुल गांधी ने जिस सच को उद्घाटित किया, बार बार उद्घाटित किया, उस देव का नाम लेते हुए राहुल गांधी कहते हैं कि हम एक ऐसा देश चाहते हैं, एक ऐसा हरियाणा चाहते हैं जिसमें कोई बच्चा इस तरह से अपने पिता के लिए ना रोए, उसके आंखों में आंसू ना हो, उसके चेहरे पर मुस्कान हो। इस उम्मीद के साथ राहुल गांधी ने उस चुनाव को भी संबोधित किया। और आज चूंकि 5 तारीख को वोट डाले जाने हैं, तो पहली रैली उन्होंने की असंध क्षेत्र में, कुमारी शैलजा के प्रभाव वाला क्षेत्र है। भारतीय जनता पार्टी जो लगातार कुमारी शैलजा के अपमान की बात कर रही थी, और खट्टर साहब तो बीजेपी ही ज्वाइन करा रहे थे उनको। बीजेपी का आईटी सेल ने तो तारीख भी मुकर्रर कर दी थी कि 25 तारीख को कुमारी शैलजा बीजेपी ज्वाइन करेंगी। कुमारी शैलजा ने तो हालांकि पहले ही कह दिया था कि जिस तरह से उनके पिता के शव पर कांग्रेस का तिरंगा गया है, वैसे ही हमारे मृत्यु के बाद भी कांग्रेस का ही ध्वज लपेटा जाएगा, यानी मरते दम तक कांग्रेस को छोड़ने वाली वो नहीं है। गोदी मीडिया के मुंह पर तमाचा था। खट्टर का आलम तो यह है कि खट्टर तो बीजेपी के पोस्टर से गायब हो गए, लेकिन कुमारी शैलजा के जरिए दलितों को भड़का करके वो कांग्रेस को कमजोर करना चाहते थे। आज राहुल गांधी ने कुमारी शैलजा को ले जा करके और वहीं पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ले जा करके ये मैसेज दे दिया और ये कहा भी कि सरकार सबकी बनेगी, सरकार किसी एक की नहीं होगी। और हरियाणा के लोगों को यह भी वादा किया कि अगर आपको जब भी जरूरत होगी, मेरी आप पकड़ करके हमको बोलिएगा कि राहुल गांधी जी, हमें ये सवाल उठवाना है पार्लियामेंट में, हमारी इस समस्या को आप एड्रेस कर दीजिए, हम हमेशा आपके लिए खड़े रहेंगे और हम सबकी सरकार बनाएंगे। हम किसी एक व्यक्ति की सरकार नहीं बनाएंगे। कुमारी शैलजा को ला करके यह मैसेज दे दिया कि भारतीय जनता पार्टी की अब दाल गलने वाली नहीं है। फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रभाव वाले क्षेत्र बरवाला में पहुंचे और वहां पर एक बार फिर से उन्होंने नरेंद्र मोदी पर हमला बोला और कहा कि जो अपने आप को 56 इंच की छाती वाला कहते थे, एक अकेला सब पर भारी, वो नरेंद्र मोदी जो बदहवासी में चुनाव के दौरान कहने लगे कि मैं तो नॉन बायोलॉजिकल हूं। आपको याद होगा मोदी जी ने कहा था कि जब तक मेरी मां जीवित थी तब तक तो मुझे लगता था कि मैं बायोलॉजिकल हूं, मां से पैदा हुआ हूं, लेकिन मां के जाने के बाद तो मुझे ऐसा लगा कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी डायरेक्ट ऊपर वाले से बात करते हैं, आप लोग अपने से बात करते हैं, लेकिन मोदी जी तो हॉटलाइन पे बात करते हैं, ईश्वर से बात करते हैं। और ये तब हुआ जब मोदी जी का डिसबैलेंस हो गया। जो संविधान को बदलने की बात कर रहे थे, इस देश के लोगों ने उनको ही बदल करके रख दिया। तो नरेंद्र मोदी जो 56 इंच का सीना लेकर के चलते थे, आज का सिकुड़ करके उनका 36 इंच का सीना रह गया है। और वो नरेंद्र मोदी जिनके पास वो अब आत्मविश्वास नहीं है कि वो सामना कर सके, और आज वो वही कर रहे हैं जो विपक्ष चाहता है। आज का राहुल गांधी का ये जो भाषण है, दोनों ही रैलियों का, जिसका केंद्रीय भाव वो बच्चा है। और मैं कई बार कहता हूं कि बचपन चाहे मनुष्य का हो या समाज का, दोनों मानवीय होते हैं।
और अगर मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ाऊं कि अगर राजनीति में भी बचपना है तो उससे ज्यादा मानवीय राजनीति कुछ नहीं हो सकती। राजनीति को सृजनात्मक बनाने का काम जो राहुल गांधी ने किया है वो अपने आप में हम साक्षी हैं। महत्वपूर्ण यह है कि इस समय के हम साक्षी हैं जब राहुल गांधी ये सृजनात्मक राजनीति कर रहे हैं। और मुझे याद आता है प्रेमचंद का वो कथन कि राजनीति और देशभक्ति के आगे मशाल की तरह जलने वाली सच्चाई साहित्य है। वो उस साहित्य का प्रतिरूप राजनीति में रहते हुए भी राहुल गांधी अगर उस देव बच्चे, और मुझे कई बार वो ईदगाह कहानी याद आती है प्रेमचंद की, उस देव के आंसुओं की पूरी तस्वीर राहुल गांधी की आंखों में है और बार बार उसके आंसुओं को याद करते हैं और एक ही उम्मीद लेकर के बात करते हैं कि उन आंसुओं को पोंछना चाहता हूं, उसके होठों पर हंसी लाना चाहता हूं और उन तमाम नौजवानों को अमेरिका और यूरोप से लाकर के इसी देश में रोजगार देने की ख्वाहिश कांग्रेस पार्टी की है। ये अच्छी राजनीति के संकेत है। असल में अच्छे दिन आने वाले हैं। शुक्रिया।